हमने पिछले अपने कुछ वीडियोस में बातें करी कि गर्मी के मौसम में पशुओं का खान पान कैसा होना चाहिए। फीड में ऐसा हम लोग क्या क्या मिला सकते हैं जिसके कारण दूध का उत्पादन ज़्यादा प्रभावित न हो। साथ ही साथ हम लोगों ने बातें करी कि गर्मी के दिनों में पशुओं के आवास में कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं जिसके कारण आवास का तापमान पशुओं के अनुकूल रह सके। इस वीडियो में उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपना रुख करते हैं थोड़े से एडवांस मैनेजमेंट और मेडिसिन की तरफ, ताकि अगर आपका पशु हीट स्ट्रेस या फिर हीट स्ट्रोक के चपेट में आ जाए तो ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो किए जा सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी दवाएं हैं या फिर ऐसे कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिसका इस्तेमाल पशुओं को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ हम लोग इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक और हाइपरथर्मिया, इन सभी के बीच में अंतर क्या है। हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक को समझने से पहले हम लोग दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसको पहले आसानी से समझ लेते हैं, फिर हम लोग दवाओं के बारे में समझेंगे। तो देखिए, कोई भी जो पशु है वो सबसे बेहतर कब महसूस करता है, उसके जो कार्य करने की जो क्षमता है, दूध उत्पादन की जो क्षमता है, वो सबसे उच्चतम कब बनी रहती है। तो वो उच्चतम तब बनी रहती है जब उसके अंदर का जो तापमान है वो खास सीमा के अंदर रहे, साथ ही साथ उसका पीएच भी बैलेंस होना चाहिए। ये जो तापमान है, ये रूमिनेंट्स की अगर बात करें तो 37 डिग्री से लेकर 39 डिग्री के बीच में होना चाहिए। यानी 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के अगर बीच में पशु का अंदरूनी तापमान रहता है, पशु सबसे बेहतर महसूस करता है। साथ ही साथ उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहती है, पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है। तो जो पशुओं का शरीर है वो हमेशा अपनी ऊर्जा को खपाते रहता है इस तापमान के अंदर रहने के लिए। दूसरी बात यह है कि तापमान का विज्ञान कहता है कि जब भी तापमान में असामान्यता उत्पन्न हो, यानी कि एक जगह का तापमान ज्यादा हो और दूसरी जगह का तापमान कम हो, तो जो तापमान का जो मूवमेंट है कि तापमान किधर बढ़ेगा, तो हमेशा गर्म से ठंडे की ओर तापमान बढ़ता है। यानी अगर मेरे लेफ्ट की तरफ अगर तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है और अगर मेरे राइट में अगर आप देखें तो अगर इधर का तापमान अगर मान लीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस है, तो तापमान किधर बढ़ेगा, तो तापमान हमेशा गर्म से ठंडे की ओर बढ़ेगा, यानी लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो अगर आपने इस विज्ञान को समझ लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि गर्मी के कारण पशु कैसे प्रभावित होता है। तो देखिए, जो पशु का शरीर है, अभी तो मेरे पास कोई पशु की संरचना नहीं है, तो फिलहाल अगर आप इसको अगर पशु समझ लेते हैं तो ये समझिए कि अगर कोई पशु है, ये अगर इसका शरीर है तो इसकी शरीर जो है वो हमेशा किस लिए कार्य करेगी, हमेशा ये कार्य करेगी कि इसके जो बॉडी का अंदरूनी तापमान है वो क्या रहे, वो खास टेम्परेचर के बीच में रहे। ये जो खास टेम्परेचर के बीच में रहने वाली जो बात है कि पशु का तापमान हमेशा अपने एनर्जी को खपाते रहता है इस बात के लिए कि इसके बॉडी के अंदरूनी तापमान हमेशा आइडियल टेम्परेचर में रहे, यानी 37 डिग्री से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहे। इसी को हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, कि पशु अपने एनर्जी को खपा रहा है तापमान को नियंत्रित करने के लिए इसके बॉडी का। तो ये हमेशा क्या चाहेगा, पशु हमेशा अपनी एनर्जी को लगाते रहता है ताकि इसका बॉडी टेम्परेचर इसके अनुकूल रहे। अब दूसरा नियम क्या कहता था, दूसरा नियम यह है कि जो वातावरण का जो गर्मी है वो हमेशा किधर से ट्रेवल करेगा, हमेशा ज्यादा से कम की तरफ। तो अब आप इस बात को समझिए कि गर्मी के दिनों में क्या होता है। गर्मी के दिनों में क्या होता है कि गर्मी में अगर समझ लीजिए कि तापमान अगर सराउंडिंग्स का, आसपास का जो तापमान है, अगर वो मान लीजिए 43 डिग्री सेल्सियस चला गया, पशु हमेशा किस बात के लिए एनर्जी को खपा रहा है, ये खपा रहा है कि बाहर का तापमान चाहे जो भी हो, इसको कितना तापमान चाहिए, इसको चाहिए 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो ये हमेशा अपनी एनर्जी को खपा रहा है 37 से 39 के बीच में रहने के लिए। लेकिन जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, जो वातावरण का टेम्परेचर है, वो तो 43 के बीच में है। और तापमान का नियम ये कहता है कि गर्म से ठंडा की तरफ मूवमेंट होता है, हीट का या टेम्परेचर का कह सकते हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ 43 है और ये 39 पे है, तो 43, अब वातावरण ये चाहेगी कि ये भी 43 पे हो जाए ताकि तापमान में समानता हो सके। तो वातावरण की गर्मी से इसका भी शरीर गर्म होने लगेगा और इसका भी तापमान चला जाएगा 43 डिग्री के पास। फिर ये अपनी एनर्जी को खपाएगा और ये हमेशा नीचे लेकर आएगा, चाहेगा कि इसका तापमान इसके अनुकूल रह सके। तो इसी में इसकी एनर्जी की बहुत खपत हो जाती है। तो गर्मी के दिनों में यही होता है, पशु स्ट्रेस में चला जाता है, लगातार एनर्जी की खपत करनी पड़ती है ताकि ये अपने बॉडी को आइडियल टेम्परेचर, फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पे ला कर रखे, यानी फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम जिसको हम लोग बोलते हैं। ठंडी के दिनों में क्या होता है, ठंडी के दिनों में इसका अपोजिट हो जाता है। ठंडी के दिनों में क्या होता है कि वातावरण का जो तापमान है, आसपास का जो तापमान है, वो कम हो जाता है। समझ लीजिए कि ठंडी के दिनों में तापमान हो गया आसपास का 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसके बॉडी का तापमान कितना चाहिए, तो ये है 39 पे। टेम्परेचर का जो रूल है वो क्या है थर्मोडायनेमिक्स का नियम। थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जब भी वातावरण में
तापमान का असंतुलन होगा तो तापमान हमेशा गर्म से ठंडे की ओर जाएगा। तो यहाँ पे पशु का तापमान गर्म है, वातावरण में ठंडी है, तो यहाँ पे पशु अपना जो हीट है बॉडी का वो लूज करने लगेगा और वातावरण में जो इसका हीट है वो लूज हो जाएगा। तो यहाँ पशु क्या होता है कि पशु भी ठंडा पड़ने लगता है। तो गर्मी में आपने समझ लिया कैसा होता है, ठंडा में समझ लिया आपने कैसा होता है। तो वापस से गर्मी पे आते हैं। तो देखिए गर्मी के दिनों में क्या हो रहा है कि पशु का तापमान बढ़ जा रहा है क्योंकि वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। अब इसके पीछे का साइंस आप लोगों ने समझ लिया, विज्ञान क्या कहता है कि कैसे तापमान बढ़ रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। अब आगे बढ़ते। अब देखिए गर्मी के दिनों में क्या होता है कि पशु जब भी गर्मी हो या ठंडी हो, पशु जब भी चारा पचाता है तो उस दौरान भी काफी उसके शरीर से हीट रिलीज होती है। तो एक तो वातावरण की गर्मी इस पे हावी है, दूसरा जो पशु डाइजेशन कर रहा है उसमें भी हीट रिलीज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पशु को ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है ताकि इसका जो तापमान है वो फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम के पहुंच सके, सामान्य तापमान पे बना रह सके। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि पशु ज्यादा एनर्जी लगाता है तो ज्यादा स्ट्रेस में आता है, तो यहीं पे स्ट्रेस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि पशु तेज तेज सांस लेगा ताकि उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अनुकूल रह सके। इसी चीज को हम लोग हीट स्ट्रेस कहते हैं कि पशु तापमान बढ़ने के कारण स्ट्रेस में आ गया। और अगर यही परिस्थिति लंबे समय तक अगर पशु के साथ बनी रह गए, 4 दिन 5 दिन हफ्ते दिन, या फिर तापमान में एकाएक वृद्धि हो जाए और पशु उसको बैलेंस न कर पाए तो पशु हीट स्ट्रोक में चला जाता है। तो ये बात हो गई हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक की। अब इसको समझिए कि हाइपरथर्मिया क्या होता है। तो देखिए हाइपरथर्मिया एक कंडीशन है। देखिए अब तापमान में जब भी इम्बैलेंस होता है और पशु में जो भी दिक्कत होता है तो उसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं हाइपरथर्मिया और दूसरे को बोलते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपर और हाइपो, इस 2 शब्द को पकड़िए। तो हाइपरथर्मिया तब होता है जब पशु ज्यादा तापमान बढ़ने के कारण प्रभावित हो जाए, और हाइपोथर्मिया तब होता है जब पशु तापमान कम होने के कारण प्रभावित हो जाए। मैंने पीछे आपको समझाया था कि कैसे पशु तापमान कम होता है तब प्रभावित होता है। तो हाइपरथर्मिया तापमान बढ़ने के कारण, हाइपोथर्मिया तापमान पशु का अगर गिर जाए तब। और ये हम लोग पशु के अंदरूनी तापमान की बात कर रहे हैं, मतलब पशु का टेम्परेचर कितना है इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो हाइपरथर्मिया आपने समझ लिया और हाइपोथर्मिया समझ लिया। हाइपरथर्मिया तब होगा जब 40 डिग्री से तापमान पशु का ऊपर चला जाए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के, और हाइपोथर्मिया तब होगा जब पशु का तापमान 36 डिग्री से नीचे गिर जाए, यानी 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर नीचे गिर जाता है तो हाइपोथर्मिया की कंडीशन उत्पन्न होती है। अब आपने सिचुएशन को समझ लिया कि ठंडी और गर्मी में क्या होती है। तो गर्मी पे अभी फोकस रखेंगे क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और अभी हम लोग देख रहे हैं कि तापमान 43 डिग्री के पास चला गया और जो वातावरण में आर्द्रता है वो भी काफी बढ़ गई है। तो ऐसे में काफी केसेस देखने को मिल रहे हैं कि पशु की डेथ हो रही है या फिर पशु का जो दूध उत्पादन है वो एकाएक कम हो जा रहा है। तो ऐसे में कौन कौन से उपाय हैं, अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए ये जो हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक वाली जो समस्या है, अब ये कोई बैक्टीरियल बीमारी तो है नहीं या फिर फंगल बीमारी तो है नहीं, जैसे हम लोग मेस्टाइटिस देखते हैं या फिर एफएमडी है, एलएचडी है, लंपी स्किन डिजीज। तो ये ऐसी तो बीमारी है नहीं, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब ये जो बीमारी है यह उत्पन्न होती है तापमान में असंतुलन के कारण, जिसका संबंध आपके रख रखाव, पशु के इम्यूनिटी और तापमान से संबंधित है। तो इसमें कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। अब आप कोई उपाय करें उससे पहले सबसे जरूरी यह होता है कि आप रोग को सही से पहचान पाए, यानी डायग्नोसिस सही तरीके से कर पाए। अब ऐसा है कि अगर आप एक बार सही से डायग्नोसिस कर लें तो 50% जो बीमारी है उसका समाधान वहीं हो जाता है। तो सबसे जरूरी होता है कि कोई भी आपके जानवरों को बीमारी, अब जानवर तो इंसान जैसे है नहीं कि ये बता देंगे कि ये दिक्कत है, तो आपको अपने अनुभव और आपके नॉलेज के बिहाफ पे पशु के जो भी दिक्कत हो रही है उसको डायग्नोज करना पड़ेगा। और डायग्नोसिस 50% प्रॉब्लम को वहीं सॉल्व कर देता है, क्योंकि अगर आप एक बार ये समझ गए कि पशु को दिक्कत क्या है और क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं, अगर इसको देखकर अगर आपने ये अंदाजा लगा लिया कि पशु को क्या दिक्कत है, सटीक अगर जितना सटीक अगर आप अंदाजा लगा पाए तो बीमारी का जो निदान है वो उतना जल्दी हो जाता है। तो सबसे जरूरी है कोई भी दवा चलाने से पहले या फिर कोई भी एक्शन लेने से पहले कि सही डायग्नोज कर पाएं आप पशु के समस्या को। अगर हीट स्ट्रोक को डायग्नोज करने की बात करें तो हीट स्ट्रोक्स में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, देखिए सबसे पहले आपको तो पशु का टेम्परेचर लेना है कि पशु का तापमान कितना है। उसके बाद जो उसका रेस्पिरेशन है, सांस लेने का जो दर है उसको आप नोट कीजिए। सांस लेने का दर अगर देखिए 40 से 60 के बीच में अगर पशुओं का सांस लेने का दर है तो नॉर्मल माना जा रहा है, लेकिन अगर 70 से ऊपर चला जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि ज़्यादा तेज़ी से सांस ले रहा है। खाना पीना पे भी आप ध्यान रखिए, खाना पीना सही से खा रहा है कि नहीं। तो आप नॉर्मल उसके व्यवहार को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि पशु को क्या समस्या है। तो हीट स्ट्रोक को अगर देखा जाए, पशु मुंह खोलकर सांस लेने लगता है, तेजी से सांस लेगा, मुंह में झाग ज़्यादा बनेगा और साथ ही साथ लार ज़्यादा टपकाएगा। तो ये अगर सारी चीज़ें अगर आपको अपने पशु में दिख रही है
तो यहाँ से ये तय होता है कि पशु हीट स्ट्रेस में आ गया है या फिर हीट स्ट्रोक के चपेट में आ गया। हीट स्ट्रोक के केस में कई बार पशु लेट जाता है और लेट कर अपने पैरों को काफी तेजी से हिलाता है। तो अगर आपने एक बार हीट स्ट्रोक को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि पशु को ठंडे पानी से नहलाइए। अब नहलाना कैसे है, पानी का तापमान कितना होना चाहिए, इस पे बात करते हैं। तो देखिए, जब भी आप पशु को नहला रहे हैं तो तापमान ये सुनिश्चित कीजिए कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट एकदम बर्फ जैसे पानी से आप पशु को नहला दीजिए, इससे भी पशु शौक में जा सकता है। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि 2 से 8 डिग्री के बीच में अगर आपका पानी रह रहा है तो वो पशु के लिए गर्मी के दिनों में सबसे अच्छा रहता है। अगर आपका पशु हीट स्ट्रेस में तो फ्री हैंड से आराम से उस पर आधे घंटे पानी की बौछार कीजिए। पानी डालना कहाँ है, तो देखिए जो पशु का जो गर्दन का एरिया होता है, जो गर्दन के पीछे का जो एरिया होता है, अगर आप वहां पे पानी डालेंगे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। अब क्यों देखने को मिलता है आपको पता है, मैं बिना कारण बताए चीजों को नहीं एक्सप्लेन करता। तो देखिए, गर्दन का जो पीछे का एरिया होता है पशु का, वहीं पे हाइपोथैलेमस पाया जाता है। अब हाइपोथैलेमस क्या है, तो हाइपोथैलेमस वो ग्रंथि होती है जो बॉडी में तापमान को रेगुलेट करती है। मतलब कि अगर आपके पशु को ठंडा महसूस हो रहा है, गर्म महसूस हो रहा है, तो उसके पीछे जो ग्रंथि जिम्मेवार है वो हाइपोथैलेमस है, और वो पशु के जो सर है उसके जस्ट नीचे होती है, यानी गर्दन का जो एरिया है, आप वहां पे पानी डालिए। आप यह भी काम कर सकते हैं कि गर्दन के आसपास सूती कपड़ा लपेट के और आप उसको भिगा के रखिए, तो इससे पशु को काफी राहत देखने को मिलती है। तो पहला काम हो गया पानी से पशु को ठंडा रखना। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर पशु आपका पानी नहीं पी रहा है और डिहाइड्रेशन की जो समस्या अगर उसमें देखने को मिल रही है, मतलब पानी की कमी देखने को मिल रही है और हीट स्ट्रेस में वैसे भी है, तो आप ये प्रयास कीजिए कि पशु ज्यादा से ज्यादा पानी पी पाए। अब अगर पानी में अगर आप ऐसे पानी पिला रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप इलेक्ट्रोलाइट वगैरह का सहारा लीजिए, जिससे जितना भी पशु जो आयंस का लॉस करता है झाग के जरिए, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सारी जो चीजें अगर उसको लॉस कर रहा है, तो आप किसी भी तरह का मार्केट से इलेक्ट्रोलाइट लेकर आप पशु को दे सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट घर पे बनाना चाहते हैं तो घर पे बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, 30 ग्राम कॉमन सॉल्ट ले लीजिए, जो नमक हम लोग घर पे यूज करते हैं। 30 ग्राम आप सेंधा नमक ले लीजिए, जो लाल वाला जो नमक होता है वो ले लीजिए। उसके अलावा आपको 50 ग्राम के आसपास जो गुड़ है वो गुड़ ले लेना है। उसके अलावा आपको 50 ग्राम के आसपास मिनरल मिक्सचर अगर मिल जा रहा है तो मिनरल मिक्सचर लीजिए। तो इन सारी चीजों को 5 से 8 लीटर पानी में अच्छे से घोल लीजिए और घोल कर पशु को दे दीजिए। ये सुनिश्चित कीजिए कि जो पानी है वो ठंडा होना चाहिए और ताजा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग गर्मियों में अपने पशुओं पर कर सकते हैं। और इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करने से सिर्फ गर्मियों से राहत देखने को नहीं मिलती है, आप देखिए पशु का जो दूध उत्पादन का जो क्षमता है वो भी बढ़ गया, साथ ही साथ जो अन्य बीमारियां हैं उससे भी पशु की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। तो ऐसे कौन कौन से सप्लीमेंट्स है, इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला जो सप्लीमेंट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मिथोइनिन। मिथोइनिन जो है एक प्रकार का एसेंशियल एमिनो एसिड्स होता है, जो कि आगे चल के प्रोटीन में बदल जाता है। तो ये एक एसेंशियल एमिनो एसिड है। अब इसका जो कार्य है वो क्या क्या कार्य है उसको समझिए। तो जितने भी तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, जो भी पशु में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, उसमें मेथोनिन सबसे अच्छा काम करता है। साथ ही साथ जो पशुओं का इम्यूनिटी होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। जो पशुओं का लीवर है उसका कार्य क्षमता को बढ़ाने में काफी योगदान देता है मिथोनिन। अब ये जो मिथोनिन है आप इसको मार्केट से खरीद सकते हैं। देखिए, जो मिथोनिन है ये सोयाबीन में भी पाया जाता है, लेकिन सोयाबीन में उसकी उतनी मात्रा नहीं होती, तो आप इसको मार्केट से खरीद के दे सकते हैं। अगर ये आपके आसपास में नहीं मिल रहा है तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। रेट जो इसका है 300 से लेकर 600 रुपए के बीच में आता है, डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड ले रहे हैं। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिए। तो मिथोनिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आप इसको लीजिए और पानी में घोलकर और पशुओं को पिला दीजिए, तो ये काफी अच्छा काम करता है। आप इसको जो ऊपर मैंने इलेक्ट्रोलाइट बताया आप उसके साथ भी घोल के दे सकते हैं। अब मिथोनिन के बाद जो अगला सप्लीमेंट आप गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं पशुओं पे, वो है ग्लाइकोजेन। अब ग्लाइकोजेन जो है ये क्या होता है, तो ग्लाइकोजेन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज से बना होता है। और ग्लूकोज का काम क्या होता है, तो पशु को तुरंत एनर्जी देना। तो जी हाँ, इसका काम यही है कि गर्मी के दिनों में जो पशु को एनर्जी डिफिशियंसी देखने को मिलती है, निगेटिव एनर्जी में जो पशु जाता है, उसमें ये जो ग्लाइकोजेन है ये बहुत अच्छा काम करता है। अब ये जो ग्लाइकोजेन है इसका इस्तेमाल हम लोग कीटोसिस में भी करते हैं। जब पशु नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है तो कीटोसिस में भी इसका अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलता है। जितने भी आप जो सिरप का जो लिक्विड बॉटल्स खरीद के लाते हैं उसमें ग्लाइकोजेन जो है वो अच्छे मात्रा में मौजूद रहता है। इससे पशु को जो क्या है ना कि तुरंत एनर्जी मिलती है। तो आप ग्लाइकोजेन अलग से भी आप पशुओं को दे सकते हैं। ये जो ग्लाइकोजेन है ये प्राकृतिक तौर पर भी पशुओं के जो लीवर है उसमें स्टोर रहता है। और ये ग्लाइकोजेन है इसको बैटरी बैकअप के तौर पे पशु यूज करता है। जब भी पशु अचानक से ऊर्जा की कमी को महसूस करता है तो जो उसके लीवर है उससे जो ग्लाइकोजेन है वो मेटाबोलाइज हो जाता है, और मेटाबोलाइज होकर पशु उसका इस्तेमाल कर लेता है बैटरी बैकअप के तौर पे, यानी एनर्जी का त्वरित जो
रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने का काम आता है। तो आप ग्लाइकोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो मुख्य काम है ये है कि पशु को तुरंत एनर्जी दे देना। तो आप समझ सकते हैं गर्मी में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है पशुओं को, तो इसमें ग्लाइकोजन अच्छा काम करता है। अगर आप साथ ही साथ जो हाई मिल्कर्स हैं गर्मी में, जो 30 लीटर के ऊपर अगर आपके जो पशु हैं वो दूध दे रहे हैं, उसमें आप ग्लाइकोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ऐसे पशु जो बच्चा देने वाले हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लाइकोजन का। एक तो आप प्रयास ये कीजिए कि आप ये कोशिश कीजिए गर्मी में जो है ये आपके जो पशु है ये प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि एक तो आपको पता है कि गर्मी के दिनों में पशु पहले से ही तापमान के कारण प्रभावित रहता है, और आजकल जो तापमान है ये इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है जिसके कारण पशु पहले से प्रभावित रह रहा है। अगर उसको दूसरा स्ट्रेस मिल गया कि उसको बच्चे का भी देखभाल करना है उसके पेट के अंदर, तो उसके लिए अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमेशा तो पहले नंबर पे प्रयास ये कीजिए कि आपका जो पशु है वो गाभिन ना हो। इस समय पे आपको कंट्रोल ब्रीडिंग वगैरह का सहारा लेना हो, क्योंकि सबसे बढ़िया जो बच्चा जनने का जो समय होता है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी है। तो उस समय कोशिश कीजिए कि आपके फार्म पे बच्चे हैं। अभी अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए अवॉइड नहीं कर पाए या फिर उतना आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कोशिश कीजिए कि जो पशु है उसको भरपूर एनर्जी मिल सके। तो ऐसे में ग्लाइकोजन वगैरह का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। वरना जो गर्मी के कारण जो है ना ये अर्ली काल्विंग देखने को मिलती है, बच्चा जो है वो गर्भाशय में ही मर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, पशु के भी जान को खतरा रहता है। तो ये प्रयास कीजिए कि जो प्रेग्नेंट पशु हैं या फिर जो हाई मिल्कर्स हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल सके। जो प्रेग्नेंट पशु हैं आप उनको कम से कम स्ट्रेस में रखिए, अच्छे से जो वातावरण है उसको मैनेज करके रखिए। साथ ही साथ जो हाई न्यूट्रिएंट वाले सब्सटेंस है, मिथोनिन की बात की है मैंने, ग्लाइकोजन है या फिर प्रोपाइलिन है, प्रोपाइलिन भी आप दे सकते हैं पशुओं को। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। पशु जो प्रेग्नेंट है उसको अपने हर्ड जो बाकी हर्ड है उससे अलग रखिए ताकि कम स्ट्रेस में है। जितने भी आप एनर्जी बूस्टर पशुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें ग्लाइकोजन अच्छी मात्रा में उपलब्ध होती है। अलग अलग नाम से आपको बाजार में मिल जाएगा, ग्लाइकोन है या फिर ग्लाइकोलेट के नाम से आता है, बहुत सारी नाम है। आप उसके पीछे जो कंटेंट है उसको पढ़िए, उसमें देखिए ये ग्लाइकोजन की मात्रा कितनी अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप लीजिए। ये जो ग्लाइकोजन है इसमें प्रोपाइलिन भी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। तो प्रोपाइलिन जो है ये रूमेन को जो है ये बाईपास कर जाता है और डायरेक्ट पशु को एनर्जी देता है। तो ये तो हो गई सप्लीमेंट्स की बात, लेकिन कई बार कंडीशन ज़्यादा सीरियस होता है, तो ऐसे में पशु के जान को बचाने के लिए हम लोग फ्लूइड थेरेपी या फिर इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल आप हीट स्ट्रोक या फिर हाइपोथर्मिया के केस में कर सकते हैं, आइए इसको जानते हैं। अब कोई भी दवाएं और इंजेक्शन का उपयोग करने से पहले ये जरूरी है कि आप हमेशा अपने पशु चिकित्सक या फिर आपके जो भी वेटनरियन है उनसे जरूर सलाह लें, क्योंकि देखिए ऐसे कोई भी दवा यूट्यूब से सुनकर दे देना सिर्फ काफ़ी नहीं होता। कई बार चीज़ों को बारीक तौर पे समझना होता है। तो ये जो समझने का काम है, पशु का हिस्ट्री क्या है, पशु पहले कैसे बीमार होता है, पर उस समय कंडीशन क्या है, तो ये सारी चीज़ों को समझ कर ही कोई भी दवाओं का इस्तेमाल कीजिए और हमेशा अपने पशु चिकित्सक की सलाह लेकर ही कोई भी तरह का जो इंजेक्शन है या फिर कोई भी तरह का जो दवाएं हैं वो दीजिए। अब एक जो इंजेक्शन आती है आइवर एच, आप इसका इस्तेमाल गर्मी में पशुओं पर कर सकते हैं। ये जो है ये आयोडीन और विटामिन एच का इंजेक्शन है। तो इसकी 5 ml की एक बॉटल आती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है कि एक तो ये पशु में मिनरल्स है या फिर जो भी आयोडीन की कमी है उसको तो पूरी करता है, साथ ही साथ जो पशु हाँफता है इसमें उसको काफ़ी राहत मिलता है। इसका इस्तेमाल जब पशु के शरीर पे गांठ बन जाता है उसमें भी किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो गांठ बनता है वो आयोडीन की कमी से बनता है। तो ये जो आइवर एच का जो इंजेक्शन है आयोडीन का इंजेक्शन है। साथ ही साथ मेस्टाइटिस में भी इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया मतलब जो ठंडे के कारण जो होता है उसमें भी इसका अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलता है। इसका इस्तेमाल जो है इंट्रामस्कुलर होता है और 2.5 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंजेक्शन है विटाल्जिन, विटाल्जिन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। MSD कंपनी के द्वारा यह इंजेक्शन मार्केट में बेचा जाता है। अब इसमें जो सॉल्ट होता है वो एनाल्जिन सॉल्ट होता है और एनाल्जिन का जो काम है वो दर्द निवारण में उसका काम होता है। जब पशु ज़्यादा हाँफता है या फिर बेचैन रहता है तो पशु को शांत करने में इसका काम होता है। तो हमेशा सॉल्ट को याद रखिए कि किस सॉल्ट का क्या इस्तेमाल होता है। तो एनाल्जिल जो सॉल्ट है उसका हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यह पशुओं को हमेशा शांत रखने में काम आता है। अब इसका जो डोज है इसका 100 ml पर 100 kg ऑफ बॉडी वेट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 8 ml 100 kg पे। अब ये जो सीसी आती है वो 33 ml की होती है। तो अगर आपके पास जो एडल्ट जानवर है आप अगर उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं 400-500 kg के जो आपके जानवर है तो उसमें आप पूरी सीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप छोटे बछड़े बछड़ियों पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 5 ml आप इसका जो देने का जो है ये इंट्रामस्कुलर इसको भी दिया जाता है। इसके अलावा भी कई इंजेक्शन है। तो एक लिमासोल 75 आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जेनेक्स कंपनी इसको बनाती है। एक और कंपनी है मोरोवेल, वो भी लिसोल 75 करके एक अपना प्रोडक्ट बनाती है, उसमें भी लिवामिसोल ही होता है। तो आप इन दोनों कंपनी में जो भी आपको मिल रहा है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो मुख्य काम है वो होता है डिवॉर्मिंग के लिए, लेकिन ये जो लीवर की जो क्षमता है वो भी बढ़ाने में ये काफ़ी कारगर होता है।
तो इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल गर्मियों में भी करते हैं ताकि जो पशु का जो लीवर है वो स्ट्रांग रह सके। ये जो इंजेक्शन है लिवामिसोल, इसको चमड़ी में देना होता है सबक्यूटेनियस रूट से। अब इसके अलावा हम लोग पशुओं में फ्लूइड थेरेपी भी करते हैं। तो ये फ्लूइड थेरेपी क्या है भाई? तो फ्लूइड थेरेपी वही जो पानी चढ़ाते हैं हम लोग पशुओं को, तो वो फ्लूइड थेरेपी भी करते हैं। नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो NS का ही यूज करते हैं, जो नॉर्मल सलाइन होता है NaCl का। तो NaCl 0.9 जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करता है कि पशु जितना भी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो लूज किए रहता है, या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट की जो शरीर में जो कमी हुई रहती है उसकी भरी पूर्ति कर देता है ये इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह के जो NS है, जो नॉर्मल सलाइन है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। जब भी हम लोग NS देते हैं तो इंजेक्शन वगैरह इसमें भी मिलाकर हम लोग पशुओं को दे देते हैं। अब जो फ्लूइड थेरेपी का जो डोज है ये डिपेंड करता है कि कितना सीवियर कंडीशन है, इसको देखते हुए हम लोग उसको फ्लूइड थेरेपी देते हैं। नॉर्मल सलाइन के अलावा आप D25 जो आता है, डेक्सट्रोज 25, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रावेनस रूट से इसको चढ़ाना होता है। इसके अलावा होम्योपैथ में भी ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जो अच्छा काम करती हैं गर्मियों में। एक जो रामबाण दवा जो गर्मियों के लिए मानी जाती है, ग्लूनोइनम, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसको आपको 200 पोटेंसी के लेना है। जो पशु का जो तापमान बढ़ जाता है उसको ये अच्छे तरीके से नियंत्रित करता है। ये ग्लोनाइन नाम से भी आता है, तो आप इसको 200 पोटेंसी का लीजिए। इसका जो काम है, ये जो गर्मी को पशुओं में कम करता है और साथ ही साथ अगर पशुओं में तापमान जो ज़्यादा बढ़ गया उसको भी नियंत्रित करता है। तो ये ग्लोनाइन नाम से भी मार्केट में आती है। तो आप इसको लीजिए। पशुओं में आप इसको सुबह शाम 10-10 बूंद करके आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। होम्योपैथ की सबसे अच्छी बात यह है ना कि आप इसका इस्तेमाल इन जनरल भी कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि तापमान बढ़ रहा है, पशु मेरा परेशान हो सकता है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप होम्योपैथ दवाएं चलाना चालू कर दें। एक तो इनका जो साइड इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलता, और दूसरी बात यह है कि ये सस्ती होती हैं। ग्लोनाइनम के बाद जो एक अच्छी दवा आती है नेट्रम मुरेक्टिकम करके, नेटमूर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी आपको 200 पोटेंसी का लेना है। और इसका जो काम है, ये डिहाइड्रेशन में अच्छा काम करता है, जो हीट स्ट्रेस होता है उसमें अच्छा करता है। पशुओं के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम ये अच्छा करता है, मतलब जो उनके शरीर में जो फ्लूइड है उसका ये बैलेंस बना के रखता है। साथ ही साथ ये डाइजेशन में भी अच्छा काम करता है। जो पशुओं के शरीर में जो एसिड बनने लगती है, जो अलग अलग तरह के अम्ल बनते हैं, उसको ये काफ़ी अच्छे से रेगुलेट करता है। नेटमूर, इसको आपको 200 पोटेंसी का लेना है। इसके अलावा जो सल्फर 30 होता है वो भी अच्छा काम करता है। तो गर्मी के दिनों में अगर आप होम्योपैथ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आप 3 दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ग्लोनाइन सबसे अच्छा काम करता है, जो ग्लोनानियम मैंने सबसे ऊपर बताया, तो उसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे पाउडर्स भी आते हैं जो पशुओं को ठंडा रखने का काम करते हैं, और साथ ही साथ जो पशु जो पर्याप्त मात्रा में गर्मी में पानी नहीं पी पाता, तो ये पाउडर्स मिलाने से पशु पर्याप्त मात्रा में पानी भी पी लेता है, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंटालाइट इलेक्ट्रोलाइट आता है इंटास कंपनी के द्वारा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्टोबॉल आता है आयुर्वेद का, डाबर का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये सब जो है ना, इसका साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, तो ये किसी ना किसी तरह से आपके पशु को फायदा ही देंगे। तो आप रेस्टोबॉल का इस्तेमाल कीजिए, ये पशुओं को इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। साथ ही साथ इसका फायदा ये है कि अगर आपके पास कोई प्रेग्नेंट पशु है आप उसको भी दे सकते हैं। एक कुलमैक्स आता है, कुलमैक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 से 100 ग्राम आपको 3 से 5 लीटर पानी में मिलाकर अपने पशुओं को देना होता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा घर पे ही बनाना चाहते हैं जिससे पानी की गुणवत्ता बढ़ जाए और जो पशुओं का जो वाटर इंटेक की क्षमता वो बढ़ जाए, तो आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको सामग्री जो चाहिए, आपको सौंफ चाहिए, गुड़ चाहिए, कॉमन साल्ट जो होता है नमक वो चाहिए, इसके अलावा सेंधा नमक और मिनरल मिक्सचर अगर मिल रहा है वो चाहिए, और फिर ठंडा और ताजा पानी। सौंफ को क्या करना है कि अच्छे से कूट लीजिए, अच्छे से कूट कर पीस कर आप इसको पानी में मिलाइए। पानी में मिलाकर इसके साथ गुड़ पानी में घोलिए, नमक घोलिए, सेंधा नमक घोलिए, और इसके साथ साथ 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर, ये सारे को पानी में अच्छे से घोल लीजिए और आप अपने पशुओं को दीजिए। तो जब आप इस लिक्विड को पशुओं को देंगे तो गर्मी से लड़ने की क्षमता पशुओं की इस लिक्विड से बढ़ जाएगी। तो इस तरह के लिक्विड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई गर्मियों में कौन कौन से सप्लीमेंट्स और दवाओं का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों सीखते रहिए, पशुपालन को हमेशा प्रयास कीजिए कि एक नए स्तर पर पहुंचाया जा सके। आज भी हमारे भारत में जो दूध का औसत है वो काफ़ी कम है। हम लोग 11 लीटर 12 लीटर के आसपास एवरेज ट्रेंड कर रहे हैं, जबकि विश्व का औसत देखा जाए तो विश्व का औसत 40 लीटर पे है। तो हमेशा प्रयास कीजिए कि पशुपालन में कुछ नया कर पाए, वैज्ञानिक जो पद्धति है उसका सहारा लीजिए, साथ साथ जो हमारे वेद पुराणों में जो अच्छी बातें हैं उसका भी इस्तेमाल आप पशुपालन में कीजिए। इसी तरह से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गर्मी के दिनों में पशुओं का आहार कैसा होना चाहिए, गर्मी के दिनों में कौन कौन सी चीज़ें हम अपने पशुओं के आहार में दें ताकि पशुओं का दूध का उत्पादन ज़्यादा प्रभावित ना हो, तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपसे पुनः मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।